हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसलिए कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आज़ाद इंडिया में कभी भी इम्पोज नहीं हुआ है। हमारे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है क्या, किन परिस्थितियों में ये इम्पोज होता है, और इम्पोज होता है तो इसका प्रभाव इकोनॉमी और आम जनता पर क्या पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टॉपिक को। पहले ये देख लें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के बारे में क्या कहता है। तो हमारा संविधान जो है वो 3 तरह के इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, यानी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। जहां तक बात है नेशनल इमरजेंसी का, आजाद इंडिया में यानी आजादी के बाद अभी तक मात्र 3 बार इम्पोज किया जा चुका है। एक बार चाइना के वार के साथ और 2 बार पाकिस्तान के वार के साथ नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुआ था। जहां तक बात है स्टेट इमरजेंसी का, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, इट हैज बीन इम्पोज सेवरल टाइम्स, कई बार इम्पोज हो चुका है। लेकिन एज फार एज फाइनेंशियल इमरजेंसी इज कंसर्न, आजाद इंडिया में आजादी के बाद अभी तक इस इमरजेंसी को देश में लागू नहीं किया गया है। इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, फाइनेंशियल इमरजेंसी वाज नॉट इम्पोज्ड बाय द देन गवर्नमेंट। अब बात चलते हैं, हम कहते हैं कि इमरजेंसी कहते किसको है। इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है वेयर द गवर्नमेंट कैन परफॉर्म एक्ट्स और इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस दैट इट इज नॉट परमिटेड टू डू नॉर्मली। यानी एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा परिस्थिति जहां पे गवर्नमेंट वो काम कर सकती है या उस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जो कि ये नॉर्मली इंटाइटल्ड नहीं है करने के लिए। जैसे सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। नाउ मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसको कहते हैं अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ थ्रेट और रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक ऐसा परिस्थिति जहां पर इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट पर ऐसा लगे कि रिस्क है या थ्रेट है, तो उस परिस्थिति को फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 360, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट और रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ही कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी आर्टिकल 360 बहुत क्लियर है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है, सेटिस्फाइड है कि इंडिया या इंटायर इंडिया या इंडिया के किसी भी भाग में, कोई जरूरी नहीं है पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया कोई जरूरी नहीं है, इंडिया के किसी एक भाग में भी अगर लगता है ऐसा कि एक थ्रेट है, एक रिस्क है, किसके प्रति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रति या क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मैंने अभी बात किया कि थ्रेट और रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बार बार बात आ रही है कि थ्रेट और रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स अ सिचुएशन वेयर द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम किसको बोलते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको कलेक्टिवली हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम is capable of resisting economic shocks and able to perform its basic functions smoothly। यानी 2 बातें हैं। अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक शॉक्स को, उठापटक को अगर ये रेजिस्ट कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके, उसको रिएक्ट कर सके और साथ साथ अपना बेसिक फंक्शंस है
उसको स्मूथली फंक्शन कर सके, तो हम तो कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अगर दोनों में से कोई चीज एक मिसिंग हुआ तो कहते हैं देयर इज अ थ्रेट और रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेसिक फंक्शन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या होते हैं? रिस्क को मैनेज करना, पेमेंट को अरेंज करना, पेमेंट सही टाइम पर हो, रिस्क सही से मैनेज हो, वी से दैट देयर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इसमें से कोई चीज मिसिंग है, अगर लगता है कि टाइम पर पेमेंट नहीं होगा, रिस्क सही से मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क होता है, थ्रेट होता है। और इस हालात में फाइनेंशियल रिस्क इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 360 of the Constitution of India, and the President can impose financial emergency on the advice of the Council of Ministers. Now, जब ऑर्डर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, तो दिस ऑर्डर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months, यानी जिस दिन इशू हुआ उसके 2 महीने के अंदर में इसको पास होना जरूरी है बाय ए सिंपल मेजोरिटी, जस्ट 50% से ज्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी, नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और इसका पीरियड जो होता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। वंस इम्पोज्ड इट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि प्रेसिडेंट इसको रिवोक नहीं करते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये तब तक रहेगा जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा टाइम टू टाइम, यानी पीरियडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ऐसा ना हो कि हर 6 महीने, हर साल भर पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़े। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी 5 साल भी रहे तो एक बार पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए, दोबारा अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट रिवोक किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विदाउट गेटिंग एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। यानी इसको रिवोकेशन के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी तरह के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ अब हम मूव करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, सोच सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो देखिए, जहां तक बात है आर्टिकल 360 का, आर्टिकल 360 किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात नहीं करता है जहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जहां पे गवर्नमेंट कैन कंसीडर इम्पोजिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? अगर फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ जाए, यानी इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी बढ़ोतरी हो जाए, यानी इंक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, या जीडीपी में काफी कमी आ जाए, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, डाउट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, और साथ साथ रिडक्शन इन द रेटिंग ऑफ द कंट्री, यानी हमारा कंट्री का रेटिंग्स में भी क्या हो, कमी आ जाए। तो अगर आपका फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, या डाउट हो ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, या फिर इंडियन रुपी के वैल्यू में बहुत कमी आ जाए, या फिर इंडिया का रेटिंग में बहुत कमी आ जाए, ये सब परिस्थितियां हैं जहां पे गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ना अब सवाल उठता है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो जाते हैं तब क्या होता है? अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी सम पावर्स ऑफ स्टेट्स गेट ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। इनफैक्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपैंड एंड इट कैन इशू फाइनेंशियल डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी is a threat to for financial sovereignty of states. Now, अब कौन सा पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से? उसमें से कुछ पावर ऐसे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कट सैलरी, परक्विजिट्स और अलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इवन ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजिट्स में भी कमी की जा सकती है। इवन सैलरी को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट सैलरी रोक सकती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। दूसरी बात, जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास होते हैं उनको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है, यानी
दे विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जो भी स्टेट लेजिस्लेचर मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास करते हैं उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर्स। क्योंकि उनका जो बजट्स है उस पर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेंगे तो आप गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाते हैं कि वो एम्प्लॉय का सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स, चाहे वो एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट को हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, या इवन द ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनके भी सैलरी अलाउंसेस और परक्विजिट्स को कट किया जा सकता है। इवन जो पेमेंट ऑफ सैलरी है उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बजट्स है वो सबको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है। सवाल उठता है कि क्या लीगली चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। ऑफ कोर्स, फॉलोइंग द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1978, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है अंडर आर्टिकल 360, इट कैन बी रिव्यूड जुडिशियली, यानी इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैन review the situations, review the factors on the basis of which the central government has imposed financial emergency। यानी इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 में हुआ था। तो आप ये देखें कि आखिर ये सिचुएशन क्यों अराइज हुआ। हाउएवर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया Nirmala Sitharaman has denied that there is no plan to impose financial emergency। यानी गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंटेंशन नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाए। हालांकि आज तक आजाद भारत के इतिहास में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुआ है, इसलिए लोग बहुत ही उत्साहित हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को जानने के लिए और परिस्थितियों को जानने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको बातें समझ में आई होंगी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है क्या और इसको किस परिस्थितियों में इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और किस तरह का इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। इनफैक्ट गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल पावर मिल जाते हैं टू डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशंस। कुछ खास परिस्थितियों में को डील करने के लिए कुछ विशेष पावर संविधान देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। और अगर आप वीडियो से सेटिस्फाइड हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर। हम टाइम टू टाइम जो भी मैटर्स होते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस से वो अवेलेबल करते हैं। थैंक यू।